Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint series. इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हल्का सा मैं आइडिया देना चाहती हूँ कि हम लोग अभी तक क्या कर चुके हैं। हम लोगों ने जनवरी 2023 से शुरू करके जून 2022 तक जितने भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में थे, जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उन सबको डिस्कस किया है थ्रू MCQs। अब हम करेंगे फरवरी 2023 के। जून में हम लोगों ने जो करंट अफेयर किए थे उसमें जून, मई और उससे पहले के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सिर्फ उसको हमने डिस्कस किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे अगर हम जा रहे हैं ना तो बहुत सारी न्यूज़ रिपीट होती हैं जिनको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। इसीलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हमने डिस्कस किया है, तो उतना ही आपने करना है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स अगर हुई थी उस टाइम पर तो हमने डिस्कस कर लिए हैं पे सारे के सारे। आपको बस ध्यान रखना है कि आपने MCQs करने हैं, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के MCQs करने हैं। अदरवाइज एक टॉपिक में से मैं 10 MCQs निकाल दूं, वो उसका मतलब नहीं बनता कोई। आप एक MCQ करो और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप रिवाइज करो बार बार, ताकि आपको पता लगे कि हाँ क्वेश्चन इसमें से ऐसे भी बन सकता है, वैसे भी बन सकता है, जो नॉर्मली हमने डिस्कस किया ही है ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ टॉपिक्स। तो आपने चीज़ों को ऐसे ध्यान से पढ़ना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हम करें। नॉर्मल चीज़ें तो आपको वैसे भी एग्जाम में चीज़ें याद आ ही जाती हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट था वो हमने किया है। आज हम शुरू करेंगे न्यू मंथ जो है आपका फरवरी 2023। चलिए शुरू करेंगे विद आवर फर्स्ट MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेरियस G20 समिट्स। देखिए हमें पता है कि इंडिया के पास इस साल की G20 प्रेसिडेंसी है, तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी मीटिंग्स हैं वो सब इंडिया में होंगी। जैसे G20 तो है ग्रुप ऑफ 20 डेवलपिंग कंट्रीज जिसकी प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास है। इसके तर्ज पर ही B20, बिजनेस 20, आपका एजुकेशन 20, E20, यूथ 20, Y20, W20, विमेन 20, ये सब जो मीटिंग्स हैं ऑन द लाइंस ऑफ G20 ये इंडिया में ही होंगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट मीटिंग पर आ सकता है कि फर्स्ट B20 मीट कहाँ हुई, फर्स्ट Y20 यूथ 20 मीट कहाँ हुई। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकता है। दूसरा, अगर G20 की हम बात करेंगे तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडेड हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं बहुत बार, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है कि आप देख कर आओ कि एक्चुअल में G20 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं रिवीजन के तौर पे। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है जैसे बार बार हम कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर दी पार्ट ऑफ G7 या G20, ठीक है। तो G20 कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज का एक समूह है जिसमें मेजॉरिटी तौर पर डेवलप्ड भी कंट्रीज शामिल हैं, ध्यान रखना इस बात का भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, B20 समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मणिपुर। B20 है आपके बिजनेस 20, तो बिजनेस 20 की मतलब कई सारी मीटिंग्स अभी होंगी। B20 मीटिंग 1, B20 मीटिंग 2। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट। अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया हो कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ, तो आपने फर्स्ट को ही अज्यूम करना है, ठीक है। तो ये बात सही है कि हाँ इम्फॉल में हुई थी ये, तो मणिपुर वाले एरिया में हुई थी फर्स्ट B20 मीट।
सेकंड क्या कहता है, W20 मीट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन महाराष्ट्र। ये हुई थी आपकी औरंगाबाद वाले एरिया में। तो अगर आपको स्टेट नहीं भी आता है, सिटी आती है, तो भी आपको हल्का सा आइडिया हो। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट, तो दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी, बोथ 1 and 2। तो ये तो दो चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि G20 मीट ऑन एजुकेशन, ये हुई है आपकी अमृतसर में, ये भी हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो Y20 एंगेजमेंट ग्रुप है, यूथ 20, ये हुआ है गुवाहाटी आसाम वाले एरिया में। W20 हम लोगों ने देख ही लिया। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप हुआ है आपका गुजरात वाले एरिया में, अहमदाबाद सिटी में। तो ये सारी चीजें आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे कौन कौन सी मीटिंग कहाँ पर हुई है। एम्प्लॉयमेंट की कहाँ हुई है, जोधपुर वाले एरिया में। एजुकेशन वाली कहाँ हुई है आपकी, अमृतसर में। ध्यान क्या रखेंगे कि अमृतसर में मीटिंग हुई है, बट दैट वाज द सेकंड मीटिंग। तो जो फर्स्ट एजुकेशन ग्रुप की मीटिंग है वो हुई है आपकी तमिलनाडु की चेन्नई सिटी में। तो जो अगर आपको दी हुई है फर्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अगर नहीं दी हुई है तो आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट की ही बात चल रही है इसमें, ठीक है। तो G20 क्या है, क्यों है, कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट है, डेवलपिंग है या डेवलप्ड भी है, तो दोनों है। मेजॉरिटी डेवलपिंग की है, बट डेवलप्ड कंट्रीज आर आल्सो दी पार्ट ऑफ G20 समिट्स। प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास है, 2023 में इंडिया के पास ही रहेगी ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन दोस्त। हम लोगों ने बहुत सारे ऑपरेशंस और भी करे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन गंगा, जिसमें हमने ये देखा था कि यूक्रेन में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकालने के लिए इंडियन नेवी की तरफ से पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। तो वैसे ही ऑपरेशन दोस्त भी चलाया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। इट वॉज रिलीज्ड टू प्रोवाइड रिलीफ टू सीरिया टर्की अर्थक्वेक विक्टिम्स। अभी रिसेंटली काफी ज्यादा भयंकर अर्थक्वेक जो है टर्की वाले एरिया में आया है, क्योंकि टर्की एक ऐसे एरिया में एग्जिस्ट करता है जहां पर बहुत सारी प्लेट्स मिलती हैं। अगर आप टर्की की बात करो तो उसमें ये अफ्रीकन प्लेट नीचे से और जो यूरेशियन प्लेट है वो ऊपर वाली तरफ से काफी ज्यादा आपस में ट्रांसफॉर्म मूवमेंट के साथ बिहेव कर रही है। और उसके बीच में टर्की की जो ये प्लेट है एनाटोलिया प्लेट, वो काफी ज्यादा ऐसे बीच में सैंडविच हो गई है। तो इसी वजह से काफी सारे जो आप कह लो कि अर्थक्वेक्स हैं वो देखने को मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट में यहाँ पर मूवमेंट है, और जहां पर प्लेट्स की मूवमेंट होगी वहां पर तो अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। अर्थक्वेक है ही वो कि प्लेट्स अगर मूव करी जहां पर हम खड़े हैं, जिन प्लेट्स पर हम खड़े हैं, अगर वही ही मूव कर रही हैं, चाहे वो बाउंड्री कैसी भी हो, कन्वर्जेंट हो, डाइवर्जेंट हो, ट्रांसफॉर्म्ड हो, कैसी भी हो, मूवमेंट तो हो रही है प्लेट्स की। उन्हीं मूवमेंट्स की वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। तो इसीलिए सीरिया टर्की में अर्थक्वेक आने की वजह से ऑपरेशन दोस्त जो है वो चलाया गया था इंडिया की तरफ से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, द ऑपरेशन इज इंक्लूडेड इज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। इसके साथ साथ जो एनडीआरएफ की कई सारी टीम्स थी वो भी गई थी। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है इंडिया की, उसके द्वारा भी काफी सारा जो राहत का सामान है वो पहुंचाया गया था इस एरिया में। तो दोनों ही बातें सही हैं। इसमें पूछा भी क्या है हम लोगों से, करेक्ट। तो जब दोनों ही सही है तो आंसर रहेगा आपका सी, बोथ 1 and 2। ऐसे ही अगर कोई ऑपरेशन न्यूज में रहता है जिसमें किसी भी तरीके से इंडिया ने मदद करी है किसी और कंट्री की, या फिर अपने देश के लोगों को वहां से अपने यहाँ पर दोबारा लेकर आए हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो वो सब आपने ध्यान रखना है जो करंट में रहती है, जैसे खास करके वही। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मैच द फॉलोइंग, बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट डिफेंस, बेस्ट टैब्ल्यू अमंग स्टेट्स, बेस्ट टैब्ल्यू अदर देन स्टेट्स। ये अवार्ड्स हैं जो दिए गए हैं 26 जनवरी की परेड के बाद। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो फॉर जो बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट है डिफेंस वाला, उसमें पंजाब रेजिमेंट मार्च द फॉलोइंग करनी। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे, और ये आपने याद भी करने हैं। वैसे तो नॉर्मली आपको परेड देखनी चाहिए है, नॉर्मली 26 जनवरी के दिन भी, और अगर नहीं भी देखी है तो आप कम से कम देख लीजिएगा, क्योंकि ना मान लीजिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन तो बता दिए यहाँ पर, लेकिन बहुत चीजें ऐसी होंगी जो आपको उसमें परेड में ही देखने को मिलेंगी। तो अगर आप उसको देखते हैं तो थोड़ा सा आपका माइंड भी थोड़ा फ्रेश होता है, खुलता है कि हाँ कैसे कैसे कल्चर्स हैं पूरे इंडिया के स्टेट्स में। कोई भी जो टैब्ल्यू है वो उस स्टेट का बेसिक कल्चर दर्शाता है।
तो आपको उससे आइडिया लगता है कि हाँ यहाँ पर ये फेस्टिवल मनता है, वहाँ पर ये ट्राइब रहती है। तो जो हम एमसीक्यूज में करते हैं ना कि ये ट्राइब ने कौन सा फेस्टिवल मनाया, वो सीधा आपको वहीं से याद हो जाएगा। तो वो फायदा है पूरी की पूरी परेड देखने का। तो उसको भी आप देखो तो काफी ज्यादा आपको हेल्प भी मिलेगी उससे। अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे तो हाँ, पंजाब रेजिमेंट को मिला है बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड। डिफेंस वाले उसमें, ये डिफेंस वाले उसमें दूसरा क्या है आपका, अदर देन डिफेंस, या फिर हम सीएपीएफ की बात करते हैं जब, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के। सेकंड, बेस्ट डब्ल्यू अमंग स्टेट्स, उत्तराखंड। ओके, ये भी सही बात है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड ने कौन सा जो झांकी है वो किस टॉपिक के ऊपर दर्शाई थी, और तो ये आप देखेंगे जब आप पूरी परेड को देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बेसिकली। 1 घंटे की 1.5 घंटे जितनी परेड होती है उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखो और फटाफट अपनी चीजों को नोट डाउन करो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो पता होती है चीजें। रट्टा नहीं मारेंगे, क्योंकि ये ऑडियो विजुअल आंखें खोल के देख रहे हैं, कान खोल के सुन रहे हैं, तो चीजें वैसे ही आपको याद आ जाएंगी वहां पर। थर्ड, बेस्ट डब्ल्यू अदर देन स्टेट्स, कि स्टेट्स नहीं बाकी अगर जो मिनिस्ट्रीज वगैरह की भी झांकियां होती हैं तो उसके में किसको अवार्ड मिला है, तो आंसर इज यस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। पूछा गया आप लोगों से कि कौन सा ऐसा मैच है जो कि करेक्टली लिखा गया है, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड। ये तो हो गए आपके 3 अवार्ड्स। इसके अलावा बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट सीएपीएफ के केस में किसको मिला है, सीआरपीएफ को मिला है ना। जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। जो और सारी फोर्सेस हैं जिसमें आप देखोगे एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर लगे हुए हैं, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर लगे हुए हैं, सीआईएसएफ, जितने भी इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट है, एयरपोर्ट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जहां पर खतरा है कि यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, तो इसीलिए वहां पर सीआईएसएफ को लगाया जाता है। स्पेशली इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है ये। आपका आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है ये। आसाम राइफल्स हैं, ये आपका इंडिया बांग्लादेश वाला एरिया, इंडिया म्यांमार वाला एरिया, वहां पर तैनात है। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता हो थोड़ी सी कि हाँ, इनके अलावा इंडियन आर्मी, नेवी और आपके एयरफोर्स के अलावा ये सब भी अवेलेबल हैं, जो कि इनको हम कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्स, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बेस्ट डब्ल्यू अमंग स्टेट्स उत्तराखंड है, ठीक बात हमने लिखा है। अदर देन स्टेट्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। और बेस्ट कल्चरल ट्रूप जो था दैट इज वंदे भारतम डांस ग्रुप। तो ऐसे ऐसे ना अवार्ड्स काफी ज्यादा मिलते हैं, तो आपको एक तो ये ध्यान रखने हैं, दूसरा आपने परेड देखनी है। इस क्वेश्चन में आपके लिए बस यही होमवर्क और यही टेक अवेज हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। देखो पहले तो समझने वाली बात है कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस इंडेक्स। नॉर्मली हम कहते हैं ना कि पैरामीटर्स होते हैं हर एक इंडेक्स में किसी को रैंक करने के, तो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, कि आपके देश में किसी भी चीज की क्वालिटी आप कैसे इंश्योर करते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एजुकेशन की क्वालिटी हो, चाहे फूड की क्वालिटी हो, चाहे किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो। आपके यहाँ पर एक्रेडिटेशन, टेस्टिंग, लैब की परफॉर्मेंस, वो सब चीज़ें जो है वो कितनी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट हैं और लोगों को उनके बारे में पता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है पूरा का पूरा इंडेक्स निकाला गया है। तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। द इंडेक्स इज टॉप्ड बाय जर्मनी। देखो नॉर्मली आपको ना सारे इंडेक्सेस एक जगह पर लिखने हैं, उनका टॉपर, उनके रिलीजिंग एंटिटीज और इंडिया का रैंक और पिछले साल क्या था वो सब चीजें ना आपने एक जगह पर लिखनी है, ताकि फटाफट पेपर से पहले आप उसको एक बार रिवाइज करो और चीजें बस आंखों के आगे से आप निकाल दो एक बार। तो लास्ट में पढ़ी हुई चीज जो बहुत ज्यादा याद रहती है हमें, और ये लास्ट के लिए आपने नोट्स बनाने अपने सारे के सारे। तो अगर आप इस इंडेक्स की बात करोगे तो हाँ, इट इज टॉप्ड बाय जर्मनी। जर्मनी में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ अवेयरनेस क्रिएट की गई है अमंग पीपल। तो जर्मनी इज एट द टॉप रैंक। इंडिया रिसीव्ड 5th रैंक। देखो नॉर्मली जो है ना इंडिया काफी ज्यादा काम करता है। फॉर एग्जांपल क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, फूड के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने फसाई बनाया हुआ है जो क्वालिटी को इंश्योर करता है। तो वो सब चीजें इंडिया में बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो इसीलिए इंडिया का जो रैंक है वो टॉप 10 में है। तो इंडिया का ओवरऑल रैंक इज टॉप 5। Third, it is an initiative of the independent counseling firms Mizo Partner and Analyticar.
अब नॉर्मली जहाँ पर क्वालिटी है वहाँ पर, जहाँ पर अच्छी पार्टनरशिप है वहीं पर क्वालिटी अच्छी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ पर पार्टनरशिप होगी वहाँ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इंडेक्स में ये कहीं ना कहीं आपकी एंटिटी देखने को मिलेगी आपको। एंड थर्ड इज एनालिटिकार, की एनालिसिस करने के बाद ही क्वालिटी निकल कर सामने आती है। अगर आपको किसी भी चीज़ का एनालिसिस समझ में आ गया है, इसका मतलब एजुकेशन इज क्वालिटेटिव एजुकेशन। तो याद करने का बस तरीका है थोड़ा सा कि अगर इतने सारे इंडेक्स हैं, आप किस किस एजेंसी को याद करोगे। हमें तो WF याद रहता है लास्ट में कि हाँ चलो और कोई नहीं तो इसी को मार्क कर देते हैं, तो वो हमें रिस्क नहीं लेना है। जितने इंडेक्स आपको मैं करवा रही हूँ उनको तो आपने शिद्दत से, तसल्ली से, अच्छे से याद रखना है। तो ये तीनों चीजें जो है आपकी सही है इस इंडेक्स के बारे में। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? डी, ऑल ऑफ दी अबव रहेंगे हमें याद। ये दूसरा, अगर हम बात करेंगे कि इसमें टोटल कितनी इकोनॉमीज को हम रैंक करते हैं, तो टोटल 184 इकोनॉमीज आर टू बी रैंक्ड, जिसमें आप मेट्रोलॉजी की बात करोगे कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, आप बात करोगे एक्रेडिटेशन की, और साथ में आप बात करोगे आपके स्टैंडर्ड्स की, कि स्टैंडर्ड्स क्या है। कि जैसे हमने पहले कहा था ना भारत NCAP की क्रैश टेस्टिंग अभी भी होती है इंडिया में, बट पैरामीटर्स आर ऑफ ग्लोबल लेवल। अगर हम पैरामीटर्स भी अपने लेवल के ले आएंगे तो दैट विल बिकम भारत NCAP, तो वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ओवर अदर कंट्रीज पैरामीटर्स। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स 2022। नॉर्मली हम ट्रेड करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं और कुछ चीजें होती हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो तो हो गई चीजें, उनकी हम बात करते हैं कि वो होती हैं गुड्स। दूसरा है आपका सर्विसेज। जैसे जनरली मान लो कि आपने कोई भी गुड्स का ट्रेड नहीं किया है, कि आपने ऐसा नहीं किया कि आपने 10 किलो मैंगो भेजे हैं या फिर आपने 10 किलो और कोई फ्रूट भेजा है, ऐसा नहीं है। सर्विसेज हैं। सर्विसेज कैसी? टेलीकॉम सर्विसेज हो गई, आपका जो एजुकेशन सर्विसेज हैं वो हो गई, काउंसलिंग हो गया, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं कि आपने किसी से बात कर ली, आप जो है एज अ कंसल्टेंट किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, किसी और गवर्नमेंट के लिए, तो वो सर्विसेज का ट्रेड होता है। ऐसे ही कुछ लोग इंडिया में भी काम कर रहे होंगे, ऐसे ही इंडिया के कुछ लोग बाहर के देशों में काम कर रहे होंगे, तो दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, तो दैट इज कॉल्ड सर्विसेज का ट्रेड। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि इंडिया और बाकी और नेशंस में सर्विसेज ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस किस चीज की हैं। आपको हम पैरामीटर्स के अनुसार जो है रैंक दे रहे हैं, जिसमें ये पता लगता है कि आपके यहाँ पर सर्विसेज का ट्रेड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, और आपके जो भी लोग किसी और कंट्री में काम करते हैं ना तो वो अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज देते हैं, और ना ही उनके पास अफोर्डेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है कि वो वहाँ जाकर काम कर सके, है ना। होता है ना कि यहाँ पर रूल्स बहुत ऐसे सख्त हैं कि आपको ये डिग्री चाहिए, वो डिग्री चाहिए, तभी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग इंडेक्स है कि कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, इट इज रिलीज्ड बाय OECD। जहां पर बात आएगी सर्विसेज की, वहां पर बात आती है डेवलप्ड कंट्रीज की, और पूरे वर्ल्ड में डेवलप्ड कंट्रीज में यूरोप जो है वो काफी ज्यादा आगे है। तो यूरोपियन कंट्रीज का ही, डेवलप्ड कंट्रीज का एक समूह है जिसे हम कहते हैं OECD, तो यही ही निकालता होगा। याद करने का तरीका है बस एक, और मतलब सही तरीका भी है ये। सेकेंड है, इंडिया रिसीव्ड 47th रैंक आउट ऑफ 50 कंट्रीज, कि इंडिया में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो देखने को मिलती हैं, और सर्विसेज इंडिया में ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है। ना इंडियंस काफी ज्यादा बाहर ढंग से काम कर पा रहे हैं, और ना ही इंडिया में कोई और सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकता है, तो काफी ज्यादा बुरा रैंक माना गया है। तो ये रैंक तो इस रिपोर्ट के अनुसार सही है हमारा। सेकेंड, इट इज टॉप्ड बाय जापान, कि जापान में जितना भी सर्विसेज का ट्रेड है वो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी रूल्स रेगुलेशंस मेंटेन्ड हैं, लोग जो है काफी पढ़े लिखे हैं, तो जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में दिक्कत नहीं आती, और हर फील्ड में आपको जापानीज जो है मिल जाएंगे। तो ये बात भी सही है कि जापान ने टॉप किया है, इंडिया का रैंक काफी पीछे है, और OECD ने इसको रिलीज किया है। पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट। तो जो तीनों ही सही हैं तो आंसर क्या होगा आपका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, जिसमें आपके सारे ये रेल, फ्रेट ट्रांसपोर्ट, लीगल सर्विसेज, अकाउंटिंग, सारे सर्विसेज की बात चल रही है कि कौन कौन से सर्विसेज के हिसाब से आपको हम लोगों ने रैंक दिया है कि आपने अच्छा ट्रेड किया है सर्विसेज में या नहीं, तो उसके हिसाब से आपको रैंक देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स। अगर आपको किसी भी इंडेक्स के आगे कोई ईयर नहीं लिखा होता तो आपने अज्यूम करना है कि सबसे लेटेस्ट वाले की ही बात चल रही है।
ये आपको मैं एक गुर बता रही हूँ कि जहां पर चीजें नहीं लिखी हो तो आपने लेटेस्ट ही अज्यूम करनी है। अदरवाइज में जब ग्रेस मार्क्स लेने की बात आती है तो सभी पिटिशंस डालते हैं कि इसको हटा दो क्वेश्चंस को, इसमें ईयर नहीं लिखा हुआ था, हमने पिछले वाला याद किया हुआ था। तो उन चक्करों में ना पढ़कर आपने अज्यूम करना है कि लेटेस्ट वाला ही आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस इंडेक्स की बात करो लेबर रेजिलियंस की, तो इसमें क्या है कि कभी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही होती है, एकदम से कोई वायरस आ गया, कोरोना आ गया, कोविड-19 आ गया, एकदम से लॉकडाउन लग गया तो इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई, कोई काम नहीं कर रहा था। तो ऐसी पेंडेमिक के बावजूद भी अगर आपके यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो दोबारा से बाउंस बैक करती है तो वो उसको हम कहते हैं रेजिलिएंट इकोनॉमी। आपका लेबर रेजिलियंस उसको हम कहते हैं कि जो लोग हैं वो काफी ज्यादा रेजिलिएंट हैं और अलग अलग दुविधाओं के बावजूद भी वो दोबारा से काम करने के लिए तैयार हुए हैं और दोबारा से इकोनॉमी जो है आपकी चल पड़ेगी बहुत कम टाइम में। तो उसके रिगार्डिंग इंडेक्स है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है आपका इट इज रिलीज्ड बाय व्हाइट शील्ड, अ पब्लिक पॉलिसी एडवाइजरी फर्म। नॉर्मली हम लोगों को ये WEF, WWF, UNFCCC, UNEP इनके बारे में हल्का सा आइडिया होता है कि हाँ इन्होंने निकाली होगी ये रिपोर्ट। ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं जो कि काफी ज्यादा हम पहली बार ही सुन रहे हैं, देखा जाए तो लेबर रेजिलियंस इंडेक्स हम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना, मतलब अभी से करने से पहले। तो ऐसे इंडेक्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ही निकालते हैं जिनका नाम भी हम लोगों ने पहले नहीं सुना होता। तो व्हाइट शील्ड है, ऑप्शन सही है आपका। सेकेंड, इंडिया रिसीव्ड 65th रैंक। ओके, इंडिया काफी रैंक पीछे है वैसे। एंड दिस इंडेक्स इज टॉप्ड बाय डेनमार्क। ये आपको पता हो अलग अलग इंडेक्सेस में अलग अलग कौन सी कंट्रीज ने टॉप किया है। आपको पता हो कि जो आपका सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स है उसमें जापान ने टॉप किया है। जो आपका पहले वाला इंडेक्स था उसमें जर्मनी ने टॉप किया था, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। तो आपने ऐसे ही ना तीनों इंडेक्स को फटाफट याद कर लेना कि हाँ इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। कर लेंगे इसको याद हम लोग। अगर आप इसमें देखो पूछा गया आप लोगों से करेक्ट तो तीनों ही बातें सही हैं आपकी, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। मतलब इंपॉर्टेंट है ये। डेनमार्क ने किया है टॉप और इंडिया का रैंक है 65 आउट ऑफ 136 कंट्रीज। और ये भी मतलब काफी ज्यादा एक बुरा रैंक ही माना जा रहा है। तो इसके हिसाब से भी इंडिया 65th रैंक पर है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे मान लो कि आपने अपना दिमाग लगाया, आपने कई नई इनोवेशंस कर दी। आपने जो इनोवेशन करी उससे आपने प्रॉफिट भी कमा लिया कि आपने वो चीज बेच दी या फिर किसी को भी यूज करने के लिए दे दी, बट उससे रॉयल्टी आप ले रहे हैं नेचुरली। तो उससे क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो काफी ज्यादा इमोशनल होती हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ना होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं काफी ज्यादा कैपेबल हैं, स्किल्ड हैं, तो इनोवेशंस के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर कोई भी अगर पर्सन है जिसको बढ़िया एजुकेशन मिली हुई है, बढ़िया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वहाँ पर, तो वो चाहता है कि उसकी बनाई हुई जो चीज है वो कोई और उसकी मर्जी के बिना ना यूज करे। अगर आपकी कंपनी ने कोई ड्रग बनाई है तो ड्रग को किसी और कंपनी को देने से पहले आप ही इंश्योर करते हैं कि इस ड्रग का जो फॉर्मूला है वो कहीं और भी शेयर नहीं होगा। तो उसके हिसाब से ही जो है फिर चीजें डिसाइड होती हैं। तो ये सब डेवलपिंग कंट्रीज थोड़ा सा कम फोकस करती हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि हमारे यहाँ पर लोग काफी गरीब हैं और अगर आप ये ड्रग की फॉर्मूला हमें नहीं दे रहे हैं तो पहली बात तो ये महंगा पड़ रहा है हमारे लोगों को खरीदने के लिए। तो इसीलिए आप हमें ये फॉर्मूला दे दीजिए, ये फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं और हमें ड्रग बनानी शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना, हमारे कम पैसे लगेंगे, क्योंकि रिसर्च पे तो पैसा हमारा लगा नहीं, ह्यूमन ट्रायल्स हमने किए नहीं, एनिमल ट्रायल्स हम लोगों ने किए नहीं, हमें उससे ड्रग्स मिल गई और हमें सीधा फॉर्मूला मिल गया। तो हम सस्ते रेट पे बेचेंगे चीज़ों को। अगर आप सस्ते में बेचोगे तो आपकी जो पॉपुलेशन है पूरी कंट्री की, उनको कम रेट्स पर ही जो मेडिसिन है वो मिल जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन जो है वो हो जाएगा हेल्थ का। तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ा सा जो IPR है उसका इशू बना रहता है और डेवलप्ड में चाहते हैं कि IPR के जो लॉज होते हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाए। अब ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। द इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज की बात करी, पूरे वर्ल्ड में सबसे डेवलप्ड कौन है? USA। तो USA के ही जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने ये इंडेक्स रिलीज किया है और हर साल रिलीज करते हैं। सेकंड, इंडिया, द इंडेक्स इज टॉप्ड बाय USA। अब अगर
इंडेक्स निकाला है यूएसए की गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ने, तो टॉप भी कौन ही करेगा, यूएसए ही करेगा। और डेवलपिंग कंट्री जिसमें इंडिया भी आता है वो काफ़ी ज़्यादा पोजीशन उसकी पीछे होगी, बिकॉज इंडिया में डेवलपिंग नेचर होने की वजह से जो इश्यूज हैं आईपीआर को लेके वो बने रहते हैं। इंडिया ट्राई करता है कि इंडिया में कोई भी कंपनी आए उसका डेटा चोरी ना हो, लेकिन कई बार क्या है ना, हेल्थ के रिगार्डिंग, मेडिसिन के रिगार्डिंग हम चीज़ों को हल्का सा मोल्ड कर देते हैं और फिर चीज़ें हमारे हक में नहीं रहती फ्यूचर के लिए। अब तो वैसे भी इंडिया का रैंक काफ़ी इंप्रूव हो गया, लेकिन पहले तो हम बिल्कुल लास्ट में ही आते थे। तो अगर आप इस इंडेक्स की बात करोगे तो दोनों ही बातें इसमें सही हैं, ऑप्शन सी है। बट आपने इंडेक्स का ध्यान रखना है कि इंडिया का जो रैंक है दैट इज 42nd आउट ऑफ 55 कंट्रीज, और ये बहुत अच्छा रैंक है हमारा देखा जाए तो। अदरवाइज हम लोग किस पे थे, हम 55th रैंक पे थे आउट ऑफ 55 कंट्रीज, फिर 53rd हुए, फिर 51st हुए, अब 42nd हुए कहीं कहीं जा जाके, तो 40 होंगे, 38 होंगे। दैट शोज कि इंडिया जो है अपने यहाँ पर आईपीआर इश्यूज पर काम कर रहा है। वी आर प्रोवाइडिंग एफर्ट्स फॉर दिस इशू। तो आपने इंडेक्स का नाम, रिलीजिंग एजेंसी, इंडिया का रैंक और टॉप किसने किया है वो पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बिकम द फर्स्ट एमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू लिस्ट ग्रीन बॉन्ड ऑन एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जनरली क्या होता है कि आप किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड हैं, आपको चाहिए हैं पैसे अपने यहाँ पर बढ़िया सा एक ऐसा प्लांट लगाने के लिए जो चलता है सोलर पैनल्स के ऊपर, तभी तो रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी। यहाँ पर कोल का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, बढ़िया ग्रीनरी छाई रहेगी, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। आपको जो पैसे चाहिए हैं उसको लेने के लिए आपने कर दिए बॉन्ड्स इशू कि मैं अपने यहाँ से 100 बॉन्ड रिलीज कर रहा हूँ, एक बॉन्ड की कीमत है 100, तो टोटल आपको मिल गए इसमें 10,000 रुपए, क्योंकि लोगों ने खरीदे होंगे ये बॉन्ड कि 100 बॉन्ड है, मान लेते हैं कि 50 लोगों ने खरीदे, हर एक के हिस्से में 2 बॉन्ड आए, सबने 100 रुपए दिए, यहाँ पर सबने 200 रुपए दी, 2 बॉन्ड खरीदे सभी ने, इसके पास आ गए 10,000 रुपए, इनके पास ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड पे लिखा हुआ है कि 1 साल बाद अगर आप आएंगे तो मैं आपको 100 रुपए की बजाय दूंगा 110 रुपए। तो इनके पास अगर 2 बॉन्ड हैं तो 200 रुपए इनके 1 साल बाद कितने हो जाएंगे 220। तो पैसे आपके थोड़े से बढ़ रहे हैं। सेविंग में क्या होता है कि आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ठीक मिल जाता है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि हाँ मैंने 2 बॉन्ड खरीद लिए, मुझे भी 200 रुपए देने हैं, मुझे बाद में 220 रुपए मिल जाएंगे। इनको मिल गए इकट्ठे पैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, इनकी इन्वेस्टमेंट होगी, दोनों का ही फायदा है। तो ऐसी कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने पहली बार अपने वहां पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी बनाने के लिए लगवाया है पावर प्लांट, और वो पावर प्लांट लगाने के जो पैसे हैं वो आए हैं थ्रू दिस ग्रीन बॉन्ड। तो अगर कोई भी बॉन्ड आप इशू करते हैं सो दैट आप इन्वायरमेंट को ठीक कर सके, दैट इज ग्रीन बॉन्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मैरिटाइम एरिया है वो सक्सेसफुल हो तो उसके लिए आप ब्लू बॉन्ड इशू करते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव। इसका आंसर देख लेते हैं। पहले ऑप्शन इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगरतला, आगरा या फिर नन ऑफ दी अबव। देखिए इसका आंसर है ए, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। स्वच्छ भी सबसे ज्यादा यही सिटी है और ग्रीन बॉन्ड भी इसी को ही लेने हैं, तो दोनों चीजें इसके लिए ट्रू हैं, तो दोनों ही सही हैं। तो आंसर रहेगा आपका सी, इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन। मैराथन है जो नॉर्मली 21 किलोमीटर या 42 किलोमीटर की होती है। तो एक तो नॉर्मली सड़कों पर आप भाग रहे हैं, दूसरा आप इसमें और चैलेंजिंग है कि आप फ्रोजन लेक पर दौड़ रहे हैं। सर्दियों में क्या होता है ना कि जो ऊपरी परत है लेक की वो जम जाती है, नीचे तो पानी रहता है, ये ऊपर वाली लेक की परत जम जाती है, तो उस पर लोग चल सकते हैं, स्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो उसी पर ही मैराथन भी करवाई गई है कंडक्ट। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? इट वॉज कंडक्टेड ऑन पेंगोंग सो, लद्दाख। पेंगोंग सो एक ऐसी लेक है जो पड़ती है आधी इंडिया में, आधी पड़ती है चाइना में। इसी के ऊपर काफी सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं और काफी इंडिया चाइना के जो बॉर्डर इश्यूज है वो इसी के अराउंड घूमते रहते हैं। तो ये पेंगोंग सो में इंडिया वाले साइड से की गई है, ऑप्शन सही है। सेकंड, इट हैज बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन। मतलब हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर करवाया गया ये फ्रोजन लेक मैराथन है। एंड यस, इट हैज बीन इंक्लूडेड अंडर दिस गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। पूछा क्या है आप लोगों से? इनकरेक्ट। दोनों सही है, सही होते हुए भी अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता तो चीजें हो जाती थोड़ी सी गलत।
तो पूछा गया इनकरेक्ट, तो क्या रहेगा आपका आंसर? कोई भी नहीं है इनकरेक्ट, तो आंसर वुड बी डी, नाइदर 1 नॉर 2। पेंगोंग त्सो की लोकेशन पता लग गई है आपको, ये पूरे फ्रोजन लेक मैराथन के बारे में पता लग गया, मैराथन क्या होती है ये पता लग गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल। मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ हमें करते रहना है ताकि हमारा जो नाम है वो कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पर आ जाए। तो पहले फ्रोजन लेक मैराथन हम लोगों ने कर लिया, फ्लोटिंग फेस्टिवल कर दिया कि एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि एक रिजर्वायर पर है, मतलब एक प्रॉपर बड़ी सी लेक है जो डैम है बेसिकली एक, तो वहाँ पर हमने फेस्टिवल करवाया है जहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स होंगे, डांसिंग्स होंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं फ्लोटिंग एरिया में, पानी वाले एरिया में। तो इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है ये। तो ऑप्शन 1 क्या कहता है? इट इज इनॉग्रेटेड इन ऑन नर्मदा रिवर। है तो मध्य प्रदेश वाले एरिया के आसपास ही, लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर ही नहीं बहती है, उसमें बहती है जनरली चंबल भी। तो चंबल रिवर के ऊपर ही जो गांधी सागर रिजर्वायर है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर ये फेस्टिवल करवाया गया है कंडक्ट। ऑप्शन 2, इट वाज कंडक्टेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नहीं, इट इज कंडक्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। चंबल फेमस है, यहाँ पर हमने पहले भी कहा चंबल की 3 ट्राई जंक्शन वाले एरियाज पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला जो एरिया है, तीनों के ट्राई जंक्शन पर ही पड़ता है। तो दोनों ही आपकी गलत हैं। पूछा कि आप लोगों से करेक्ट, तो जब करेक्ट पूछेंगे तो क्या लिखोगे आप? डी, नाइदर 1 नॉर 2, नथिंग, नन स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, वेयर विल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्क फॉर डिसेबल्ड बी इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.